नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबर दुनिया की में आज हम पहले बात करेंगे किस तरीके से इजराइल और हमास की अगर बात की जाए, क्या इन दोनों के बीच बहुत जल्द संघर्ष विराम हो सकता है, क्योंकि इस तरह के संकेत मिले हैं। क्या वो कुछ संकेत हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे और बात करेंगे किस तरीके से जो यूरोपीय देश हैं वो भी भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है या इसके पीछे क्या वजह है, ये जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के ड्रीम विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर जोर आजमाइश जारी। सदन ने बिल को 213 के मुकाबले 219 मतों से बढ़ाया आगे। सीनेट से पहले ही पास हो चुका है विधेयक। दक्षिण कोरिया ने मार्शल लॉ नियमों में संशोधन के लिए किया मतदान। नेशनल असेंबली में सेना और पुलिस को प्रवेश करने के लिए स्पीकर की लेनी होगी मंजूरी। जर्मनी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मस्क का महत्वपूर्ण कदम। अफगानिस्तान शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए जर्मन गृहमंत्री की तालिबान से सीधे समझौते की मांग। कई यूरोपीय देशों में जंगल में लगी भीषण आग से जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्रीस, स्पेन, तुर्की और जर्मनी में हजारों एकड़ जंगल खाक। अधिकतर यूरोपीय देशों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। लिवरपूल और काल टीम के स्टार खिलाड़ी डियागो जोटा और उनके भाई की कार दुर्घटना में मौत। कार फटने से हुआ हादसा, खेल जगत में दौड़ी शोक की लहर। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले बात इजराइल और हमास की अगर की जाए, यहाँ पर क्या स्थिति बदल सकती है और स्थिति किस वजह से बदल रही है। खासतौर से अगर हम बात करें इजराइल और हमास के बीच 21 महीने की जंग के बाद अब संघर्ष विराम के संकेत जो हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच समझौते के बाद हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो सकता है। और वहीं हमने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा उन्होंने की थी। करीब 21 महीने की जंग और हजारों लोगों की जान गंवाने के बाद आखिरकार हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के आसार बनते दिख रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक जारी रहा तो जल्द ही एक बड़ा संघर्ष खत्म होता दिखेगा। जंग को रोकने में एक बार फिर से नायक की भूमिका में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि जब तक समझौते पर दोनों पक्ष अपनी रजामंदी नहीं दे देते तब तक शांति लौटने पर अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि युद्ध विराम समझौतों पर बातचीत के बाद हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने जा रहा है, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस प्रस्ताव पर हमास के साथ बातचीत की जा रही है उसमें फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 10 जीवित बंधक और 18 मृत बंदियों के शवों को इजराइल को सौंपे जाने का जिक्र है। हमास इन बंधकों को 60 दिन के युद्ध विराम के दौरान 5 अलग अलग चरणों में रिहा करेगा। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजराइल ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमास से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया है। उधर इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार भी अपने बयान में साफ कर चुके हैं कि तेल अवीव जल्द से जल्द हमास के साथ समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देना चाहता है। गिदोन सार ने कहा कि समझौते पर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं जो शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमास ने भी अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है, लेकिन उसने मध्यस्थों की ओर से लाए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करने की बात कही है। हमास ने कहा है कि इसका उद्देश्य संघर्ष खत्म करने के लिए एक ऐसे समझौते पर पहुंचना है जो क्षेत्र में स्थायी शांति लाएगा। हालांकि हमास ने इस दौरान गाजा से इजरायली सेना की वापसी की गारंटी मांगी है। माना जा रहा है कि मिस्र और कतर की मध्यस्थता में इजराइल आंशिक रूप से गाजा से पीछे हटेगा और वहां मानवीय मदद जारी रखने का आश्वासन देगा। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि युद्ध केवल हमास के आत्मसमर्पण, निरस्त्रीकरण और निर्वासन के साथ समाप्त होगा।
माना जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए 251 बंधकों में से 49 अभी भी गाजा में हैं, जिनमें से 27 के बारे में इजरायली सेना का कहना है कि वे मर चुके हैं। दरअसल घरेलू मोर्चे पर इजरायली नागरिकों द्वारा लगातार प्रदर्शन कर सरकार पर बंधकों की वापसी और युद्ध समाप्ति के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका भी इजरायल को फटकार लगा चुका है। तो आने वाले दिनों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो संघर्ष विराम में होता हुआ नजर आया गया, किस तरह का जो असर है अगर देखा जाए जो मध्यस्थता है उसके कारण नजर आ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए एक खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खिनवराज जहांगीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं, ओपिनियन ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे जानना चाहूँगा सर, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए 21 महीने हालांकि दोनों के बीच हमने देखा संघर्ष जो चलता रहा है, और अब जिस तरीके से 2 दिन पहले हमने देखा ट्रंप ने इस बात की घोषणा की थी कि इसराइल तैयार हो चुका है, और दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिले हैं कि जो इस्राएली बंधक थे उनको वो छुड़ाएगा, उनको कहीं ना कहीं रिहा करेगा। ऐसे में क्या माना जाए, आखिर कब तक जो संघर्ष विराम के संकेत हैं वो हमें पूरी तरीके से वास्तविकता उसकी नजर आएगी? नमस्कार। देखिए, जेरूसलम में और तल अवीव में जहां मैं आज हूं, यहाँ लगभग इसराइल की सहमति आम तौर पे जाहिर की जा चुकी है। हालांकि ये घोषणा ट्रंप ने करी थी अमेरिका में, पर अब ये बात इसराइल के अंदर मीडिया ने पूरी तरह से पब्लिकली एक्नॉलेज करी है और सरकार ने इस पे अपना बयान दिया है। जो असल मुश्किल है इसराइल की वो दो हैं। एक तो हम्म। राजनीतिक, जो उनके दो अतिवादी मिनिस्टर हैं नेतन्याहू के साथ इन दोनों कैबिनेट में, वो किसी तरह का समझौता गाजा में हमास के साथ नहीं चाहते। जी। उसकी एवज में कुछ अपोजिशन के नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि आप इस मुद्दे पे आपकी सरकार नहीं गिरेगी, जितने वोट आपके कटेंगे हम उतने वोटों से आपका ये बिल पास करवाएंगे। जी। तो एक तरह से अब राजनीतिक कहिए कि उसका थोड़ा सुधार हो रहा है अतिवाद का इसराइल के भीतर। हम्म। आर्मी जो है वो नहीं चाहती कि ये लड़ाई गाजा में लड़ी जाए। दुनिया और इसराइल की जो ईरान की लड़ाई थी 12 दिन की, जी। उस दौरान गाजा में इसराइल के काफी सारे सिपाही मरे हैं, हम्म। मतलब लैंड माइंस में। जी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आई हैं, हमने इससे पहले भी देखा था, कई बार ये प्रयास किया गया है कि कैसे दोनों के बीच जो मध्यस्थता है वो हो सकती है। मिस्र या कतर की हम बात करें, या जिस तरीके से अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर इसराइल से भी कह चुका है, और साथ ही साथ हमास को भी ये बात कही गई है कि अब और ज़्यादा जो संघर्ष है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या माना जाए, क्या एक दबाव की जो स्थिति है वो भी यहाँ आप देखते हैं? देखिए, दबाव की स्थिति के बिना मिडिल ईस्ट में कुछ चीजें होती नहीं है। वो दबाव राष्ट्रों पे भी होता है, और वो दबाव जो राष्ट्रों के लिए लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप है उनके ऊपर भी होता है। इसराइल की जो बड़ी लड़ाई थी ईरान के साथ, उसका बड़ा असर हमास की एक तरह से कहिए वजूद पे पड़ा है। उनका जो सबसे बड़ा हिमायती मुल्क था ईरान, हालांकि कतर भी है, पर अब कतर हमास को एक बात के लिए राजी कर चुका है, जो बात अब तक हमास ने हमेशा नकारी थी। जी। हमास इस समय ये बात कबूल कर रहा है कि वो अपने हथियार सिंबॉलिक तौर पे, एक सांकेतिक तौर पे डालने को तैयार है। हम्म। और ये 60 दिन की जो संधि होगी, समझौता होगा, ये इस लड़ाई को खत्म कर सकता है। तो एक तो ईरान वाला मुद्दा बहुत अहम है। जी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप का अरब देशों पर दबाव डालना। हम्म। देखिए, अगर आप देखें, अरब देशों ने पिछले 15 सालों में अमेरिका से एक चीज की बड़ी गर्ज करी है कि हमारी सिक्योरिटी ईरान के चलते कैसे होगी। जी। अमेरिका ने जब ईरान पे हमला किया, तो इसका सीधा एहसान तो इसराइल पे हुआ ही हुआ, पर उससे भी बड़ा एहसान गल्फ देशों पे हुआ कि चलिए अब ईरान वाला कांटा हमारे हाथ से नहीं पड़ेगा। जी। तो मेरे ख्याल से ईरान के हमले के एवज में डोनाल्ड ट्रंप कतर और मिस्र और दूसरे देशों से इस काम के लिए ज्यादा मदद की मतलब मांग कर सकता है, और वो मदद मिल रही है। जी। बिल्कुल, और ऐसे में जब खासतौर से ना सिर्फ मदद की बात की जाए, बल्कि जो इज़राइल की जनता है, जो इज़राइल के नागरिक हैं, क्या ये भी एक वजह है कि जिस तरीके से हमने देखा वहाँ पे सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, या फिर एक दबाव की जो स्थिति रही, क्योंकि अभी तक सभी जो लोग हैं उनकी रिहाई नहीं हुई है, उसको लेकर भी? इसराइल के अंदर ये बड़ी दुखती रग है। हर शनिवार को मैं अभी कल एक मॉल में था, वहाँ एक दंपति खड़े थे एक फोटो लेके। जी।
बहुत जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत मनुष्यत से लोग खड़े दिखते हैं, और कम से कम संख्या के हिसाब से ये जो विरोध है वो कमजोर पड़ गया है। हम्म। एक तो ईरान वाली लड़ाई की वजह से कम पड़ गया, तो सर अगर हम माने कि नेतन्याहू पे क्या घरेलू दबाव था, जी। इसमें घरेलू दबाव बहुत कम लगता है। हम्म। जब आज से 8 महीने पहले लाखों लोग आते थे हर शनिवार को सड़कों पे, तब भी नेतन्याहू की कुर्सी और उनकी सरकार की किसी वजूद को मतलब धक्का नहीं लगा था, क्योंकि जी। ये जो कोलिशन है वो ऐसी मतलब अटूट वो नंबर में बंधा है कि उनको पब्लिक ओपिनियन का, क्योंकि उनको पता है कि जितने नंबर का हमारा सरकार का समर्थन है वो पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में है। जी। आप कमाल देखेंगे, कल यहाँ एक खबर ये चली कि जो इजराइल के आर्मी के घायल सिपाही हैं हम्म। गाजा में, उन्होंने एक चिट्ठी जाहिर मतलब लिखी कि देखिए हमने अपने अंग खोए या अपना जीवन खोया है गाजा में, जी। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई बिल्कुल न रोकी जाए गाजा में। हम्म। तो इजराइल के अंदर जो समाज का बंटवारा है ना, युद्ध विरोधी और युद्ध के हामी, हम्म। वो बड़ा खतरनाक है। जी। और वो इस सरकार ने बड़ा भुनाया है। ये पहले कभी नहीं हुआ कि इजराइल की सेना में भी वो भेद आपको दिखने लगे कि कुछ सैनिक कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, लड़ते रहिए हम्म। जब तक ये लड़ाई चल सकती है। जी। और एक खेमा ऐसा है जो कह रहा है नहीं, हम अपनी रिजर्व ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, हम रिफ्यूज करेंगे अपनी हम्म। कंपलसरी सर्विस, हम इस लड़ाई के खिलाफ हैं। तो जो एंटी वॉर एंड प्रो वॉर, जो एक पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन है इस मुल्क में, जी। वो इस सरकार के लिए बड़ा मतलब सुखदाई रहा है, क्योंकि उनको झेलना नहीं पड़ा उतना पब्लिक प्रेशर जितना वो झेल सकते थे। हम्म। लेकिन क्या खिलराज जी आप भी मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो परिस्थितियां बनी हैं, फिर चाहे इजरायली सेना की हम बात करें, जैसा आपने कहा कि लगभग 2 धड़े जो हैं वो यहाँ नजर आते हैं, तो वैश्विक स्तर पर जो एक हम कह सकते हैं एक अलग भूमिका जो अब इजराइल की बनती हुई नजर आई है, क्या उसकी वजह से भी जो 2 धड़े हैं और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अलग अलग हो रहे हैं? देखिए, वैश्विक स्तर पे ना इसराइल की बड़ी हानि हुई है। हम्म। कई लोग जो एक तरह से कहिए कि डंडे वाली राजनीति या रियल मतलब रियल पॉलिटिक्स जिसे कहता है, जैसे जी। नेतन्याहू है या डोनाल्ड ट्रंप है या पुतिन है, जो ये कहते हैं कि देखिए साहब, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिसके पास पावर होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। हम्म। भले ही दुनिया आपको नकारे, भले ही दुनिया आपको अच्छा बुरा कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर ये जी। जो भले ही दुनिया क्या कहे, ये राजनीति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में काम नहीं आता। आप अभी देख लीजिए, हम्म। इजराइल के बाशिंदों का बहिष्कार होने लगा है अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक कम्युनिटीज में। जी। इजराइल के स्पोर्ट्स डेलीगेशंस का बॉयकॉट होने लगा है यूरोप के देशों में। हम्म। इजराइल का कूटनीतिक नुकसान इस लड़ाई से बहुत हुआ है। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन अगर संघर्ष विराम होता है तो जो नुकसान है क्या इसकी भरपाई होती है या नहीं? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए इजराइल और हमास की क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा, ताकि मेरे मोंटू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से जो यूरोपीय देश हैं वहां पर एक और खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो या ग्लेशियर का पिघलना या फिर जंगलों में धधकती आग, कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई यूरोपीय देश भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिस वजह से वहां पे कहीं ना कहीं खतरे की जो घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है। जंगल से तेजी से उठती आग की लपटें, उन पर काबू पाने की कोशिश करते दमकल कर्मी और इलाका खाली कर वापस लौटते पर्यटक। ये नज़ारा यूरोपीय देश ग्रीस के क्रीट द्वीप का है। पर्यटकों के बीच मशहूर ग्रीस का यह द्वीप भी यूरोप में चल रही भीषण हीट वेव का शिकार बन गया। जहां एक तरफ यूरोप के कई हिस्सों में हीट वेव के चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं क्रीट आए कुछ पर्यटकों को तो अपनी जान बचाने के लिए द्वीप ही छोड़ना पड़ गया। द्वीप पर फैल रही जंगल की आग को देखते हुए प्रशासन ने 1000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बुधवार को शुरू हुई आग को बुझाने के लिए 200 से अधिक दमकल कर्मियों को लगाया गया है। वहीं इस प्रयास में हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तेज और गर्म हवाओं के चलते आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया की तस्वीर बदलती दिख रही है। तुर्की के इज़मिर प्रांत में भी जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक फैल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। आग के चलते पिछले कुछ दिनों में यहां से करीब 50,000 लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जहां इस मौसम में दुनिया भर के पर्यटक सुकून पाने के लिए यूरोप का रुख करते थे, वहीं अब यूरोप के अधिकतर देशों में पड़ रहे लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। फ्रांस के पेरिस में हालात तो इस कदर खराब हो चुके हैं कि एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। फ्रांस में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। कई प्रमुख पर्यटक स्थलों पर हर वक्त पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग को फ्रांस के 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, जबकि 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। पर्यावरण एजेंसी के मुताबिक जून का महीना साल 1900 के बाद से दूसरा सबसे गर्म रहा। हालांकि गर्मी की चपेट में सिर्फ फ्रांस ही नहीं है, बल्कि इंग्लैंड, इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश भी तापमान के दबाव में हैं। इटली के 18 शहरों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं स्पेन के बार्सिलोना में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बार्सिलोना में जून का महीना 100 साल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। जून के लिए पिछला सबसे गर्म औसत तापमान 2003 में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यूरोपीय यूनियन के कई देशों में हेल्थ अलर्ट्स जारी किए गए हैं। भीषण लू के चलते कई पर्यटन स्थलों पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। मौजूदा हीटवेव के चलते यूरोप में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप वैश्विक औसत से 2 गुना गति से गर्म हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक आने वाले समय में मौसम के इस बदलाव के आम होने का अंदेशा जता रहे हैं, जिसके चलते वहां की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए इसके जो प्रभाव हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और उसका असर अब धीरे धीरे दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उन पर नज़र आने लगा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर पीके जोशी जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर पीके जोशी जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से औसतन तापमान की अगर बात करें,
पिछला वर्ष जो था 2024 वो बताया गया था WMO द्वारा कि अब तक का सबसे गर्म एक साल रहा। क्या ये जो साल है 2025 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा? जी, यदि आप विश्व भर में और खास तौर से दक्षिणी यूरोप में देखें तो पिछले 3-4 साल से हम रेगुलर देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर जो है, जो तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और ये जिस तरह से इस 2025 में हमने देखा, लगभग 4 हफ्ते पहले तापमान एकदम से बढ़ गया है। जो जनरली जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में जिस तरह का तापमान का अनुभव करते थे लोग, वो अभी जुलाई शुरू होते होते उतना हो गया है। और जो आंकड़े हमें बता रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस बहुत आम बात हो गई है। और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे 46 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो वाकई अगर इन आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें और पिछले आंकड़ों को देखें तो 2025 दिख रहा है कि ये शायद सबसे गर्म जो वर्ष रहा होगा पिछले 100 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर जोशी, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा है या कुछ और भी कारण है? क्योंकि जिस वजह से हम अगर लगातार हम देख रहे हैं जो जंगल है उनमें आग लगी हुई है। यूरोपीय देश जो कि बेहतर माना जाता था कि वहाँ शायद गर्मी का अनुभव नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी भीषण गर्मी नजर आ रही है। जी, मुख्यतः यदि आप इसका कारण देखें तो ये क्लाइमेट चेंज ही है। जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है विश्व भर में, उसके नाते ही ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यूरोप की विशेषकर बात करें तो वहां पे 2 अन्य मुद्दे भी जो सामने आ रहे हैं। एक तो है वहां का लैंड यूज, जो अर्बन सेटअप जो है, जिसको हम लोग अर्बन हीट आइलैंड्स बोलते हैं, कि जो शहरी इलाके जो होते हैं वहां का तापमान अन्य इलाकों के वनस्पत अधिक होता है। तो ये एक मुख्य, ये भी दूसरा कारक उभर कर आ रहा है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आसपास के समुद्र जो हैं, जो नदियां जो हैं, उनका सी सरफेस टेम्परेचर अक्सर इसको कहा जाता है, तो उनका तापमान भी बढ़ रहा है। तो अगर आप पूरे जो दक्षिणी यूरोप में यदि आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, अर्बन हीट आइलैंड्स और जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो समुद्र तल का जो तापमान बढ़ रहा है, ये तीनों कारक इकट्ठे हैं जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है। और जो आगजनी की जो बात की जाती है, फॉरेस्ट फायर की, और मुख्यतः जो हम ग्रीस में जो देख रहे हैं, ये इसी तापमान बढ़ने के नाते हो रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है और तापमान बढ़ रहा है, गर्म हवाएं हैं, तो उसके नाते हम देख रहे हैं कि जंगलों में भी आग के काफी इंसिडेंसेस हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर कब तक लोगों को इस भीषण गर्मी से जो राहत है वो मिलती हुई नजर आती है, आखिर कब वो दिन आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई यूरोप की, किस तरीके से देखिए जो देश हैं भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ अपने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपने जाना किस तरीके से और क्या कुछ खास खबरें विश्व भर में। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। रूस की बाकू के खिलाफ चेतावनी के बावजूद पिछले 48 घंटों में अजरबैजान ने रूस के खिलाफ उठाए 4 बड़े कदम। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति अब चरम पर पहुंच चुकी है। अजरबैजान की कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि अब रूस क्या एक्शन लेता है।
दक्षिण कोरियाई सांसदों ने मार्शल लॉ से संबंधित नियमों को संशोधित करने के लिए मतदान किया। संशोधन के तहत अब सांसदों को नेशनल असेंबली में प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, जबकि इस संशोधन में सेना और पुलिस के नेशनल असेंबली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और प्रवेश करने के लिए इन्हें अब स्पीकर की मंजूरी लेनी होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने की घोषणा की। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। IAEA संयुक्त राष्ट्र की एक स्वायत्त संस्था है जिसका काम दुनिया में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ईरान के इस कदम को परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।